नमस्ते और एचजी पर वेलकम बैक। मैं गौरव हूं और आज हम क्लास 12 क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के लिटरेरी राइटिंग चैप्टर को डीपली समझेंगे। ये एक एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 40 मिनट्स का, इसलिए आराम से सुनो। नोटबुक हो तो अच्छा है, लेकिन तुम इसे पैसिवली भी सुन सकते हो। मेरे साथ हैं स्वाति। हम आइडियाज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स कवर करेंगे। एक छोटी सी बात, पुणे की अनन्या को कविता लिखना बहुत पसंद था, लेकिन वह सोचती थी कि उसके एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि यही सोच कैसे बदल सकती है। बिल्कुल। और अनन्या की तरह अगर तुम्हें लगता है कि क्रिएटिव राइटिंग केवल नेचुरली टैलेंटेड लोगों के लिए है, तो एक सेकंड रुककर सोचो। चैप्टर का सेंट्रल मैसेज है कि ऑब्जर्वेशन, सेंसिटिविटी, रीडिंग और रेगुलर राइटिंग से क्रिएटिविटी डेवलप होती है। हम पहले आइडिया के जन्म को समझेंगे, फिर पोएट्री और उसके डिवाइसेस, और उसके बाद शॉर्ट स्टोरी के स्ट्रक्चर पर आएंगे। तो लर्निंग मैप साफ है। पहला बड़ा सवाल होगा, कोई एक्सपीरियंस लिटरेरी एक्सप्रेशन कैसे बनता है। दूसरा, पोएम और स्टोरी में फर्क कैसे पहचाने। तीसरा, वर्ड्स, रिदम और इमेजेस की पावर क्या है। और चौथा, शॉर्ट स्टोरी में प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, एटमॉस्फेयर, स्टाइल और थीम कैसे साथ काम करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेफिनेशंस, कंपैरिजंस और आंसर फ्रेम्स भी बनाएंगे। चलो शुरुआत एक फेमिलियर सिचुएशन से करें। तुम रात में पहाड़ पर अकेले स्टार्स देख रहे हो, या एंट्स को शुगर का छोटा सा टुकड़ा रिदमिकली उठाते देख रहे हो, या किसी फ्रेंड की बात से हर्ट हो। ये मोमेंट्स एवरीडे एक्टिविटी के बीच तुम्हें रोकते हैं। चैप्टर इन्हें क्रिएटिव एक्सप्रेशन के सीड्स मानता है। हाँ, एक्सपीरियंस पहले भीतर एक मरमर या कॉन्शियसनेस पर नॉकिंग जैसा पैदा करता है। साउंड, फीलिंग, पेन या जॉय अटेंशन मांगते हैं। अगर हम उन्हें तुरंत सप्रेस या डिसमिस कर दें तो क्रिएटिव पॉसिबिलिटी दब जाती है। लेकिन हम रुककर रिफ्लेक्ट करें, मेडिटेट करें, तो वही एक्सपीरियंस धीरे धीरे शेप लेने लगता है और साउंड्स में रिदम आ सकती है। तो क्या हर एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली पोएम बन जाता है? एक सेकंड पॉज करके सोचो। चैप्टर ऐसा नहीं कहता। एक्सप्रेशन की नेचर एक्सपीरियंस की नेचर से जुड़ी होती है। अगर वर्ड्स में इवेंट्स की सीक्वेंस नैरेट हो और कैरेक्टर्स एमर्ज हो, तो स्टोरी बन सकती है। अगर एक्सपीरियंस रेवलेशन या इंसाइट जैसा हो, तो पोएम का रूप ले सकता है। एग्जैक्टली। सीन या एक्सपीरियंस का डिस्क्रिप्शन ऐसे रिपोर्ट भी बन सकता है। इसलिए फॉर्म पहले से फोर्स नहीं करना चाहिए। राइटिंग प्रोसेस में ही स्टाइल और फॉर्म अधिक अप्रोप्रिएट ढंग से प्रकट हो सकते हैं। इंस्पिरेशन कभी पूरी आउटलाइन लेकर नहीं आती, कभी केवल एक लाइन या इमेज देती है जिसके आसपास पूरी रचना ग्रो करती है। यहाँ ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा स्पेसिफिक एक्सपीरियंस और उसे देखने का तुम्हारा तरीका यूनिक है। दो स्टूडेंट्स एक ही बारिश देखे, फिर भी एक को लोनलीनेस महसूस हो सकती है और दूसरे को सेलिब्रेशन। स्टिमुलस सेम हो सकता है, लेकिन इमोशनल रिस्पॉन्स और रेंडरिंग अलग हो सकती है। यही क्रिएटिव इंडिविजुअलिटी है। एग्जाम पॉइंट, आइडिया डेवलपमेंट समझाते समय 4 कीवर्ड्स याद रखो: एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन। पहले कोई अनुभव या स्टिमुलस हमें छूता है, फिर हम उसे ऑनेस्टली ऑब्जर्व करते हैं। रिफ्लेक्शन से थॉट और फीलिंग शेप लेते हैं। अंत में सूटेबल मीडियम जैसे पोएम या स्टोरी एक्सप्रेशन देता है। अब अपना मिनी चेक करो। अगर तुम्हारे पास किसी पुराने रेलवे प्लेटफॉर्म का अनुभव है, तो तुरंत जॉनर मत चुनो। पहले पूछो, मुझे इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दिख रही है या कोई इंसाइट? क्या कैरेक्टर्स और एक्शन नेचुरली आ रहे हैं या फीलिंग और रिदम? तुम्हारा आंसर फॉर्म डिसाइड करने में मदद करेगा। अब हम पोएट्री की फाउंडेशन पर आते हैं। चैप्टर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट से जुड़ा विचार है कि पोएट्री तब बनती है जब इमोशन अपना थॉट खोज लेता है और थॉट अपने वर्ड्स। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल स्ट्रॉन्ग इमोशन काफी है। फीलिंग को थॉट, इमेजिनेशन और केयरफुली चोजन लैंग्वेज के साथ काम करना पड़ता है। और रेनर मारिया रिल्के का प्रैक्टिकल सवाल भी यूजफुल है। सबसे साइलेंट आवर में अपने आप से पूछो, क्या मुझे सच में लिखना चाहिए? अगर आंसर भीतर से हाँ है, तो जो तुम देखते, महसूस करते, प्यार करते या खोते हो, उसे कहने की कोशिश करो। यह ऑनेस्ट अटेंशन पोइट्री की स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टूडेंट्स अक्सर एक्सपीरियंस से जल्दी भागते हैं। हर्ट हुआ तो डिस्ट्रैक्शन, कोई ब्यूटीफुल सीन देखा तो फोन निकाल लिया,
चैप्टर कहता है कि हमें एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा स्टे करना चाहिए ताकि समझ सकें कि वास्तव में हार्ट या माइंड को क्या स्टर कर रहा है। लिसन, फील, सी, परसीव और आइडेंटिफाई, ये पोएटिक अटेंशन के स्टेप्स हैं। वाल्मीकि का एग्जाम्पल इस आइडिया को पावरफुल बना देता है। क्रॉन्च कपल में से एक के मारे जाने पर दूसरे का सेपरेशन और ग्रीफ इतना तीव्र था कि वह शोक श्लोक में बदल गया। एग्जाम में इसे ऐसे लिख सकते हो, इंटेंस ह्यूमन इमोशन जब ऑथेंटिक और पैशनेट एक्सप्रेशन पाए तो पोएटिक क्रिएशन का कोर बन सकता है। यहाँ एक सटल डिस्टिंक्शन है। पोइट्री केवल सैडनेस की डायरेक्ट घोषणा नहीं है। पोइट्री इमोशन को थॉट और वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करती है। इसलिए वाल्मीकि का ग्रीफ सिर्फ पर्सनल रिएक्शन नहीं रहता, वह काव्य की आत्मा और क्रिएटिव एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल बन जाता है। फीलिंग को फॉर्म और लैंग्वेज मिलने पर उसका प्रभाव व्यापक हो जाता है। क्विक रिकॉल, पोएट्री के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं? एक सेकंड रुक कर बोलो। ऑब्जर्वेशन, इमोशन, थॉट, इमेजिनेशन और अप्रोप्रिएट वर्ड्स। चैप्टर आगे सिंसेरिटी और रियलिटी से एंगेजमेंट भी जोड़ता है। यानी इमेजिनेशन का मतलब रियलिटी से एस्केप करना नहीं, बल्कि लिव्ड एक्सपीरियंस को डीपर और फ्रेश तरीके से देखना है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। क्रिएटिव राइटिंग बिगिंस विद अटेंटिव एक्सपीरियंस। एडजी में इसी तरह किसी एग्जैक्ट डाउट को छोटे सोक्रेटिक क्वेश्चंस में तोड़कर देखना यूजफुल होता है। पहले पूछो स्टिमुलस क्या था, फिर इमोशन क्या था, फिर उससे कौन सा थॉट निकला। इससे मेमोराइजेशन के बजाय कॉन्सेप्ट मास्टरी बनती है। अब हवा के एग्जाम्पल से इंडिविजुअलिटी समझते हैं। सुब्रमण्य भारती की पोयम में स्ट्रॉन्ग विंड डिस्ट्रक्टिव लगती है। वह शटर्स तोड़ती, पेपर्स बिखेरती और बुक्स गिराती है। लेकिन पोएट यह भी सजेस्ट करते हैं कि हम विंड जैसे स्ट्रॉन्ग बने तो वही फोर्स फ्रेंड की तरह देखी जा सकती है। परसेप्शन यहाँ बदलती है। पीबी शेली की ओड टू द वेस्ट विंड में विंड डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर दोनों हैं। ऑटम में डेड लीव्स को उड़ाने वाली फोर्स वही स्प्रिंग और रिबर्थ का हेरल्ड भी बनती है। इसलिए सेम सब्जेक्ट पर दो पोएट्स की रेंडरिंग्स अलग हैं। एग्जाम में कंपैरिजन करते समय कॉमन सब्जेक्ट और डिस्टिंक्ट परसेप्शन दोनों लिखना। तो कॉमन मिस्टेक क्या होगी? ये लिख देना कि दोनों पोएम्स विंड को केवल डिस्ट्रक्शन दिखाती हैं। नहीं, शैली के यहाँ ड्यूअल रोल है, जबकि भारती के एग्जाम्पल में स्ट्रॉन्ग विंड का हार्म और स्ट्रेंथ से उसका फ्रेंडली ट्रांसफॉर्मेशन सामने आता है। सेम थीम का मतलब सेम मीनिंग नहीं होता। अब वर्ड्स की तरफ आते हैं। चैप्टर कहता है कि नॉवेल वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर है और पोएम बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। ये फ्रेज वर्ड चॉइस और वर्ड अरेंजमेंट दोनों पर जोर देता है। सिमिलर मीनिंग वाले सिनम्स भी बिल्कुल इंटरचेंजेबल नहीं होते। उनके कलर, साउंड, इंटेंसिटी और फीलिंग अलग हो सकते हैं। इमेजिन करो, किसी पोएम में पोएट को साइलेंस दिखाना है। एक वर्ड कामनेस देगा, दूसरा एम्प्टीनेस, तीसरा फियर। इसलिए अननेसेसरी वर्ड्स हटाना भी राइटिंग का हिस्सा है। केवल वही वर्ड्स रखो जो मीनिंग को एनहांस करें। पोएम जिगसॉ पजल जैसी है, कुछ वर्ड्स फिट होते हैं, कुछ नहीं। केयरफुली चोजन वर्ड एक्सपीरियंस का सेंस, कलर और फील प्रेजेंट कर सकता है। इसी वजह से पोएम अनफेमिलियर इनसाइट को भी फेमिलियर एक्सपीरियंस जैसा बना देती है। गुड पोएट्री सरफेस मीनिंग से आगे जाती है। उसमें ऐसी लेयर्स हो सकती हैं जो रीडर को बार बार लौटने और नए अर्थ डिस्कवर करने के लिए प्रेरित करें। बैश के हाइकू में राइस प्लांटिंग सॉन्ग्स का रेफरेंस देखो। फील्ड वर्कर्स के सिंगिंग एक्सपीरियंस को पोएट कंडेंस्ड फॉर्म में कैप्चर करते हैं। इसी तरह गढ़वाल का फोक सॉन्ग सॉइल, वाटर और फॉरेस्ट को पीपल की कलेक्टिव भावना से जोड़ता है। पोएट्री पर्सनल भी हो सकती है और कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को भी एक्सप्रेस कर सकती है। पोएट्री मीनिंग हमेशा सिंगल फाइनल आंसर नहीं देता। मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि एक्सप्रेशंस लिटरल मीन के नीचे वेरिड डायमेंशंस खोलती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पोएम एक रिडल है। इंटरप्रिटेशन टेक्स्ट के इमेजेस, वर्ड्स और एक्सपीरियंस से सपोर्टेड होनी चाहिए। कोई भी मनमाना अर्थ सही नहीं माना जाएगा। यहाँ एम्बिगुइटी पर ध्यान दो। जनरल एम्बिगुइटी अक्सर फ्लॉ मानी जाती है, लेकिन पोएट्री और कुछ प्रोज फॉर्म्स में एम्बिगुइटी लिटरेरी डिवाइस हो सकती है। वह एक्सपीरियंस के कई शेड्स दिखाती है। एग्जाम आंसर में एम्बिग्यूटी को कंफ्यूजन मत लिखना,
लिखो कि पोएटिक एम्बिग्यूटी वेरिड मीनिंग्स और मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस की स्कोप बनाती है। वोकैबुलरी रिच करने के लिए चैप्टर एटिमोलॉजी यानी वर्ड्स के ओरिजिन और हिस्ट्री और यूसेज पर ध्यान देने को कहता है। वर्ड से फेमिलियरिटी बढ़ने पर राइटर उनके साथ प्ले कर सकता है, नए एसोसिएशंस बना सकता है और क्रिएटिव यूसेज से फ्रेश मीनिंग्स दे सकता है। रीडिंग यहाँ पैसिव एक्टिविटी नहीं, राइटिंग रिसोर्स है। एक एक्टिव रिकॉल टास्क करो। किसी सिंपल नाउन को चुनो, जैसे विंडो। उसके बारे में 5 सेंसेस से वर्ड सोचो। क्या दिखता है, सुनाई देता है, स्मेल कैसी है, टच कैसा है और फीलिंग क्या आती है। चैप्टर का सुझाव है कि थॉट्स जल्दी लिखो, फिर कनेक्शंस और इमेजेस खोजो। सिंक्वेन एक्टिविटी भी इसी प्रोसेस को स्ट्रक्चर देती है। पहले एक नाउन, फिर उससे जुड़े 2 एडजेक्टिव्स, फिर 3 एक्शन वर्ड्स, फिर 2 और एडजेक्टिव्स और अंत में पहले वर्ड का सिनोनिम। सिंक फ्रेंच में 5 को कहते हैं। ये फिक्स्ड क्रिएटिव स्कैफोल्ड है जिससे ऑब्जर्वेशन को छोटी पोएम में बदला जा सकता है। सिंकन में कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स केवल रैंडम एडजेक्टिव्स और वर्ब्स भर देते हैं। बेटर अप्रोच है कि सभी लाइन सेंट्रल नाउन से कनेक्टेड हों। सीक्वेंस बदला भी जा सकता है, लेकिन पोएम में कोहेरेंस और इमेज बनी रहनी चाहिए। फॉर्मेट क्रिएटिविटी को रोकता नहीं, वह स्टार्टिंग सपोर्ट देता है। अब हम सेकंड रिकैप करें। इंस्पिरेशन एक आइडिया या अचानक आई लाइन हो सकती है। राइटर उसे जल्दी नोट कर सकता है, फिर फ्रेजेस, कनेक्शंस और इमेजेस से डेवलप करता है। वर्ड्स केयरफुली चूज होते हैं। पोएट्री मल्टीपल मीनिंग्स दे सकती है और ऑब्जर्वेशन इनर तथा आउटर वर्ल्ड दोनों से आता है। अब पोएटिक डिवाइसेस। मेटाफोर में एक चीज की क्वालिटी दूसरी चीज पर ट्रांसफर होती है। गोल्डन साइलेंस या लायंस हार्ट जैसे एक्सप्रेशंस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट विजुअल फीलिंग दे सकते हैं। कार्ल सैंडबर्ग की फॉग में फॉग को कैट की तरह प्रेजेंट किया गया है। ये एक्सटेंडेड या लॉन्ग मेटाफर का एग्जाम्पल है। सिमिली भी कंपैरिजन करता है, लेकिन टिपिकली लाइक या एज जैसे संकेतों के साथ। रॉबर्ट बर्न्स का लव को रेड रोज से कंपेयर करना एब्स्ट्रैक्ट इमोशन को रिच कॉन्क्रीट इमेज देता है। मेटाफर और सिमिली दोनों इमेजरी क्रिएट कर सकते हैं, पर आंसर में डिवाइस पहचानने के साथ उसका इफेक्ट भी लिखो। इमेजरी का मतलब केवल सुंदर डिस्क्रिप्शन नहीं है। इमेजेस थॉट या इमोशन को विजुअलाइज कराती हैं और एटमॉस्फेयर तथा मूड क्रिएट करती है। चैप्टर क्लीशे यानी बार बार इस्तेमाल होने वाली इमेजेस से बचने को कहता है। फ्रेश इमेजरी पोएम में नया वर्ल्ड बनाती है। तुम अपने आंसर में विजुअल इफेक्ट और इमोशनल इफेक्ट दोनों मेंशन कर सकते हो। आयरनी मीनिंग बिटवीन द लाइंस बनाती है। कोल्ड्रिस के एग्जाम्पल में वाटर एवरीवेयर है, लेकिन पीने के लिए एक ड्रॉप भी नहीं। पहली लाइन दूसरी लाइन से ऑपोजिट एक्सपेक्टेशन बनाती है। एग्जाम में आयरनी एक्सप्लेन करते समय केवल कॉन्ट्रोडिक्शन मत लिखो, बताओ कि लैंग्वेज एक्सपेक्टेड मीनिंग के उलट इफेक्ट क्रिएट करती है। सिंबल किसी लार्जर आइडिया या एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। टैगोर की गोल्डन बोट में गोल्डन बोट को लाइफ और अचीवमेंट की एफेमेरल नेचर का मेटाफर बताया गया है। यानी अचीवमेंट्स और कंडीशंस परमानेंट नहीं है। सिंबल को लिटरल ऑब्जेक्ट समझ लेना कॉमन मिस्टेक है। उसके ब्रॉडर मीनिंग को कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करना चाहिए। एलेगोरिकल पोएम में सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मीनिंग्स फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। एड्रियन रिच की द ट्रीज में घरों के इंटीरियर्स में इम्प्रिजन ट्रीज और बाहर निकलती रूट्स शहरों में फॉरेस्ट के कट होने की ओर संकेत करती हैं। यहाँ ट्रीज को केवल प्लांट्स की तरह पढ़ना पोएम की डीपर सजेशन मिस करना बा। पर्सोनिफिकेशन में इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटीज मिलती हैं। डैंडलाइंस को यंग और सॉसी बताया गया। वे हंसते और हैप्पीनेस से भरे दिखते हैं। इससे नेचुरल सीन लाइवली हो जाता है। एक सेकेंड सोचो, अगर कोई नॉन ह्यूमन चीज ह्यूमन एक्शन कर रही है तो पर्सोनिफिकेशन की पॉसिबिलिटी चेक करनी चाहिए। अलिट्रेशन सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स के उपयोग से म्यूजिकल क्वालिटी और एम्फेसिस बढ़ाती है। ऑगडेन नैश के एग्जाम्पल में बेव और बैरल तथा बेयर्स जैसे साउंड्स नोटिसेबल हैं। राइम अलग वर्ड्स के एंडिंग साउंड से रिदम बनाती है। दिए गए एग्जाम्पल में राइम स्कीम ए बी बी बताई गई है, लेकिन स्कीम वर्ड्स के उपयोग के अनुसार बदल सकती है। और वार्निंग भी याद रखो, राइम को मैसेज पर हावी मत होने दो।
केवल राइम मिलाने के लिए गलत या वीक वर्ड चुनना पोएम को नुकसान पहुंचा सकता है। थिसॉरस यूजफुल हो सकता है, लेकिन फाइनल चॉइस मीनिंग, मूड और टोन के हिसाब से होनी चाहिए। साउंड सुंदर है, पर सेंस की कीमत पर नहीं। अब डिवाइसेस का क्विक टेस्ट। फॉग को कैट की तरह कंपेयर करना, गोल्डन बोर्ड का लार्जर मीनिंग, डैंडलायंस को लाफिंग दिखाना और वाटर एवरीवेयर के साथ नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक कहना। इन चारों में क्रम से मेटाफर, सिंबल, पर्सोनिफिकेशन और आयरनी दिखाई देती है। डिवाइस का नाम और उसका इफेक्ट दोनों लिखना। अब पोएटिक फॉर्म्स और फ्लो। हाइकू जापान से ओरिजिनेटेड फॉर्म है। 3 अनराइम्ड लाइंस में कंडेंस्ड और पॉइनियंट इमेजेस के लिए जाना जाता है। गजल उर्दू और पर्शियन ट्रेडिशन से जुड़ा लिरिकल फॉर्म है, जिसमें 5 से 15 कपलेट्स हो सकते हैं और लव तथा सेपरेशन जैसे थीम्स कॉमन हैं। सोनेट 14 लाइंस की लिरिक पोएम है और राइम स्कीम रखती है। बैलेड स्टोरी नरेट करती है। रिपीटेड रिफ्रेन हो सकता है और वह सेल्फ कंटेन होती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसे बोला जाता है जैसे कोई लिसनर सामने हो। एपिक सीरियस लॉन्ग पोएम है। हीरोइक फिगर की स्टोरी नरेट करता है। महाभारत और रामायण इंडियन एग्जाम्पल्स हैं। गजल को सोनेट समझना या हाइकू को राइम बेस्ड फॉर्म मानना गलती होगी। दोहा और पाड़ा हिंदी की ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं। लिमरिक प्लेफुल और ह्यूमरस फॉर्म है, सामान्यतः 5 लाइन और सेट राइम स्कीम के साथ। पोएट्री के फॉर्म्स अलग अलग पॉसिबिलिटीज देते हैं, लेकिन फॉर्म हमेशा कंटेंट और क्रिएटिव इंटेंट से जुड़ती है। पोएम का विजुअल शेप भी मीनिंग अफेक्ट कर सकता है। ई कमिंग्स की ए लीफ फॉल्स में वर्ड्स का अरेंजमेंट लीफ के गिरने और लोनलीनेस की मेटाफोरिकल रिफ्लेक्शन से जुड़ता है। पोएट्स पेज पर स्पेस के साथ इंडिविजुअल चॉइसेस कर सकते हैं। इस विजुअल एस्पेक्ट को केवल डेकोरेशन समझना ठीक नहीं। फ्री वर्स मॉडर्न पोएटिक एक्सप्रेशन का पॉपुलर फॉर्म बन गया। फिर भी रिदम और साउंड की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होती। कमला दास की माय मदर एट 66 सिंगल सेंटेंस और कॉमास की कंटिन्यूअस फ्लो से डॉटर के थॉट्स और सराउंडिंग ऑब्जर्वेशंस को जोड़ती है। फॉर्म यहाँ थॉट की मूवमेंट को सपोर्ट करती है। राइटिंग एज एन एक्सरसाइज इन फ्लो भी चैप्टर का हाई वैल्यू आइडिया है। सिल्विया प्लैथ रोज नोटबुक में कुछ भी लिखती थी, वंडर्स पोएम बनाने के प्रेशर से नहीं, बल्कि चैनल्स ओपन रखने के लिए। रेगुलर रीडिंग, राइटिंग और ऑब्जर्वेशन इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज बिल्ड करते हैं। स्पॉन्टेनियस दिखने वाली राइटिंग के पीछे प्रिपरेशन हो सकती है। पोम अलाउड पढ़ना भी जरूरी है। फिलिप लार्किन के अनुसार रीडर को पोम ऐसे हियर करना चाहिए जैसे पोएट रूम में बोल रहा हो। साउंड, मूड, एटमॉस्फेयर और टोन के साथ फिट होना चाहिए। एलिटरेशन, रेपिटिशन, एसोनेंस और ओनोमैटोपिया ऑडिटरी इफेक्ट बढ़ाते हैं। ड्रिप ड्रॉप में वर्ड का साउंड ही रेन का मीनिंग प्रोजेक्ट करता है। पोएट्री सोशल और पॉलिटिकल डायनामिक्स को भी एक्सप्लोर कर सकती है। अरुण कोलात्कर की ओल्ड वुमन में टूरिस्ट और ओल्ड वुमन का एनकाउंटर परसेप्शन और प्रिविलेज पर सोचने को मजबूर करता है। नेरुदा कॉमन ऑब्जेक्ट्स जैसे सोप को मेटाफर और लार्जर क्वेश्चंस का व्हीकल बनाते हैं। ऑर्डिनरी चीजों में पोएटिक वंडर खोजा जा सकता है। सब्जेक्टिव पोएट्री में एलिजी रिफ्लेक्टिव और सैड होती है, किसी डिपार्टेड पर्सन की मेमोरी में लिखी जाती है। ईडल आइडियलाइज्ड कंट्री साइड या पीसफुल रूरल लैंडस्केप की प्रेजेंटेशन। चैप्टर यह भी दिखाता है कि पोएम मेडिटेशन, नैरेटिव, ह्यूमर, सोशल ऑब्जर्वेशन या विजुअल एक्सपेरिमेंट हो सकती है। पोएट्री को केवल लव पोएम तक सीमित मत करना। अब एक मेजर रिकैप। पोएट्री सिंसेरिटी, इमोशन, इमेजिनेशन, थॉट और वर्ड से बनती है। उसका मीनिंग लेयर्ड हो सकता है। डिवाइसेस लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाते हैं, फॉर्म्स एक्सप्रेशन को शेप देती हैं और साउंड तथा विजुअल अरेंजमेंट इम्पैक्ट बढ़ाते हैं। फाइनल पोएम पहले अटेम्प्ट में परफेक्ट होना जरूरी नहीं। रिविजन क्रिएटिव प्रोसेस का एसेंशियल हिस्सा है। यही एडजी का एक्टिव रिकॉल आइडिया नेचुरली यूजफुल है। किसी पोएम को पढ़ने के बाद बिना देखे खुद से पूछो, सेंट्रल इमोशन क्या था, कौन सी इमेज याद रही, कौन सा डिवाइस काम कर रहा था और साउंड कैसा था। अगर एग्जैक्ट डाउट आए तो उसे छोटे सवालों में सॉल्व करना रोट रिवीजन से स्ट्रॉन्गर होता है। अब हम पोएट्री से शॉर्ट स्टोरी की ओर बढ़ रहे हैं।
स्टोरी टेलिंग ह्यूमन बीइंग्स की नेचुरल एक्टिविटी है। हम एक्सपीरियंसेस, हिस्ट्री, फिलोसफी और डे टू डे शेयरिंग में स्टोरीज यूज करते हैं। स्टोरीज ओरल ट्रेडिशंस में जनरेशंस तक ट्रैवल करती रही हैं और बाद में लिखी भी गईं। इसलिए स्टोरी राइटिंग लाइफ से डिस्कनेक्टेड स्किल नहीं है। चैप्टर का सिंपल डेफिनेशन याद रखो। स्टोरी कनेक्टेड हैपनिंग्स की स्ट्रिंग है। ये हैपनिंग्स एक्सपीरियंसेस, एडवेंचर्स, अचीवमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और इमेजिनेशन से आ सकती हैं। स्टोरी टेलर वर्ड्स के थ्रू ऑडियंस से टेम्पररी कनेक्शन बनाता है। जब तुम किसी फ्रेंड को बताते हो कि आज क्या हुआ, तुम ऑलरेडी स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हो। प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स टू राइट का अर्थ है राइटर की तरह वर्ल्ड को देखना। पीपल, प्लेसेस, ट्रीज, एनिमल्स और इमोशंस सब स्टोरीज कैरी कर सकते हैं। अटेंशन से ऑब्जर्व करो, दूसरों को केयरफुली सुनो, डायरी में नोट्स बनाओ, ह्यूमन सिचुएशंस पर क्वेश्चंस पूछो और सिंपल चीज़ों को लिखने से हेजिटेट मत करो। एफर्ट और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट स्टोरी का आइडिया किसी प्रॉमिसिंग, डिस्टर्बिंग या थॉट प्रोवोकिंग चीज से शुरू हो सकता है। रियल और इमेजिन एलिमेंट्स मिलकर कुछ नया बनाते हैं। कभी आइडिया इंस्टेंट आता है, लेकिन अक्सर क्रिएटिव वेटिंग भी होती है। थोड़े समय के लिए आइडिया पर सोचो, फिर उसे छोड़कर बाद में लौटो। उसे ग्रो होने का टाइम दो। शॉर्ट स्टोरी अक्सर सिंगल सिचुएशन, एनेक्डोट या एपिसोड के आसपास यूनिफाइड होती है। वह सेल्फ सफिशिएंट स्लाइस ऑफ लाइफ हो सकती है। चैप्टर सिनेमा शॉर्ट का कंपैरिजन देता है। एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट के बजाय क्विक इमेजेस, यानी स्लो स्टेयर के बजाय स्विफ्ट ग्लांस। इसका मतलब है कि स्टोरी फोकस्ड हो और इरेलेवेंट डाइग्रेशन से बचे। अब एक्टिव रिकॉल। अगर तुम्हें किसी फ्रेंड की 1 वीक ऑब्जर्वेशन से स्टोरी लिखनी हो, तो क्या करोगे? डेली डिटेल्स डायरी में नोट करोगे, रिकरिंग बिहेवियर देखोगे, फ्रेंड को मेन कैरेक्टर बनाओगे और तुम खुद भी कैरेक्टर हो सकते हो। लेकिन ऑब्जर्वेशन को क्रिएटिव स्टोरी में बदलते समय स्ट्रक्चर और इमेजिनेशन भी जोड़नी होगी। अब प्लॉट। स्टोरी और प्लॉट सेम नहीं है। स्टोरी घटनाओं का सिंपल सीक्वेंस हो सकती है। प्लॉट उन घटनाओं के बीच कॉज एंड इफेक्ट कनेक्शन दिखाता है। किंग डाइड, क्वीन डाइड, ये स्टोरी है। किंग डाइड एंड देयरफॉर क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ, ये प्लॉट है, क्योंकि यहाँ लॉजिकल रिलेशनशिप और कारण दिखाई देता है। वांका का एग्जाम्पल प्लॉट मैपिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चा ऑर्फन होता है, मॉस्को में शूमेकर के पास अप्रेंटिस बनता है, इल ट्रीटमेंट झेलता है, ग्रैंडफादर को लेटर लिखता है, लेकिन विलेज का नाम और पोस्टल एड्रेस नहीं जानता। इसलिए लेटर के पहुंचने की होप ट्रैजिक आयरनी बन जाती है। इवेंट्स अब कॉजल चेन बनाते हैं। द नेकलेस का प्लॉट भी स्ट्रेट कॉजल चेन रखता है। मेटिल्डा इमिटेशन नेकलेस को रियल समझकर बोरो करती है, नेकलेस खो देती है, रिप्लेसमेंट के लिए डेट लेती है, कई साल मेहनत करती है और अंत में पता चलता है कि ओरिजिनल नेकलेस फॉल्स था। एग्जाम में प्लॉट बताते समय लिंक्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों जोड़ो। मेंटल मैप या ब्लूप्रिंट स्टोरी शुरू करने से पहले यूजफुल है। बिगिनिंग, मिडिल और एंड की कॉजल डायरेक्शन सोचो, लेकिन ब्लूप्रिंट प्रिज्म नहीं है। राइटिंग शुरू होने पर सीन्स और एपिसोड स्टोरी को नई डायरेक्शन दे सकते हैं। फ्रीडम लो, पर सेंट्रल डायरेक्शन और मोमेंटम मत खो। यही बैलेंस क्रिएटिव राइटिंग में चैलेंजिंग है। थीम स्टोरी की कोर आइडियाज होती हैं। माका में चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी, इलिटरेसी और ह्यूमन कैलसनेस जैसे लार्जर इश्यूज इमर्ज होते हैं। पहले इमोशनल रिस्पॉन्स आता है, फिर सोशल प्रोटेस्ट और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। गुड स्टोरी केवल इवेंट रिपोर्ट नहीं, वह साइकोलॉजिकल या इमोशनल ट्रूथ एक्सप्रेस कर सकती है। कैरेक्टर के लिए प्रोटैगनिस्ट और नैरेटर याद रखो। प्रोटैगनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर होता है। नैरेटर वह पर्सनालिटी या वॉइस है जो स्टोरी टेल करती है। राइटर को फेसेस, गेट, ड्रेस, वॉइस, मैनरिज्म्स और मूड्स ऑब्जर्व करने चाहिए। कैरेक्टर केवल डिस्क्रिप्शन से नहीं, एक्शंस और डायलॉग से ग्रो होकर जीवित लगता है। चेखव ने वांका के ग्रैंडफादर को केवल स्टिल पोर्ट्रेट की तरह नहीं दिखाया। उनकी चाल, जेस्चर्स, सर्वेंट्स के साथ बिहेवियर और रात में एस्टेट घूमने की एक्टिविटीज कैरेक्टर की नेचर रिवील करती हैं। ये मूविंग, सोल रिवीलिंग इमेज है। आंसर में लिखो कि इफेक्टिव कैरेक्टराइजेशन अपीयरेंस के साथ एक्शन और बिहेवियर से बनती है।
अब डायलॉग, कैरेक्टर कैसे बोलता है उससे उसकी आइडेंटिटी और बैकग्राउंड का सेंस मिलता है। डायलॉग नेचुरल होना चाहिए, सेंटेंसेस शॉर्ट हो सकते हैं और स्पीच के पॉजेस रश या स्टम्बल रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। विजुअल फ्लेवर यूजफुल हो सकता है लेकिन स्टीरियोटाइप्स और क्लीशे से बचना चाहिए। डायलॉग नरेशन को भी लाइवली बनाता है। एटमॉस्फेयर स्टोरी के प्लेस, टाइम और जनरल मूड को एस्टैब्लिश करती है। लोकेशन, हिस्टोरिकल पीरियड, लोकल न्यूएंसेस, विजुअल डिटेल्स और टेलिंग इंसिडेंटल डिटेल्स एम्बियंस बनाते हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर कॉन्शियसली पेस्टेड ऑन नहीं लगनी चाहिए। वह कैरेक्टर्स और प्लॉट के बैकग्राउंड के साथ नेचुरली ट्यून होनी चाहिए। लेस बट प्रिसाइज डिटेल अक्सर ज्यादा पावरफुल होती है। स्टाइल भी एटमॉस्फेयर, कैरेक्टर और सिचुएशन से निकलती है। रस्किन बॉन्ड के एग्जाम्पल में सिंपल सेंटेंसेस बहुत कुछ इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। क्लैरिटी और ब्रेविटी टाइम टेस्टेड क्वालिटीज हैं। राइटर को अपनी थियरीज सीधे लेक्चर की तरह नहीं बोलनी चाहिए। मैसेज, एक्शन, सिचुएशंस और इम्प्लीकेशंस से रीडर तक पहुंचे तो इम्पैक्ट डीपर होता है। थीम स्टोरी के मीनिंग और मैसेज का सेंट्रल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ईदगाह में हामिद का टोंग्स खरीदना सेल्फ रिस्ट्रेंट, केयर और मैच्योर चॉइस की ओर संकेत करता है, लेकिन स्टोरी मोरल लेक्चर नहीं देती। मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी में मैसेज हेड और हार्ट दोनों पर असर डालना चाहिए और मीनिंग इन्फ्लुएंस से इमर्ज होना चाहिए। हम फाइनल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। पहले बिना नोट्स देखे बताओ, पोम के 5 कोर एलिमेंट्स क्या हैं? स्टोरी और प्लॉट में क्या फर्क है? प्रोटैगोनिस्ट और नैरेटर कौन होते हैं? और एटमॉस्फेयर किन डिटेल से बनती है? अपने आंसर्स बोल कर दो। फिर नोटबुक में कीवर्ड्स लिखो। यही एक्टिव रिकॉल एग्जाम मेमोरी को मजबूत करता है। कंप्लीट रिकैप करते हैं। लिटरेरी राइटिंग की शुरुआत अटेंटिव ऑब्जर्वेशन और मीनिंगफुल एक्सपीरियंस से होती है। पोइट्री में इमोशन, थॉट और वर्ड से जुड़ते हैं। वर्ड चॉइस, रिदम, इमेजरी और डिवाइसेस इम्पैक्ट बनाते हैं। स्टोरी में कनेक्टेड हैपनिंग्स को प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग, एटमॉस्फेयर, स्टाइल और थीम शेप देते हैं। रीडिंग, डायरी नोट्स, रेगुलर राइटिंग, एडिटिंग और रीराइटिंग क्रिएटिव ग्रोथ की टूल्स हैं। कॉमन मिस्टेक्स भी याद रखो। पोम को केवल राइम से डिफाइन मत करो, क्योंकि फ्री वर्स में भी रिदम और साउंड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मल्टीपल मीनिंग्स को रैंडम गेसिंग मत बनाओ। स्टोरी को इवेंट्स की लिस्ट मत छोड़ो। कॉज इफेक्ट प्लॉट बनाओ। कैरेक्टर को केवल लुक से नहीं, एक्शंस और डायलॉग से डेवलप करो और मैसेज को प्रीच मत करो। एग्जाम आंसर फ्रेम के लिए पहले डेफिनेशन या सेंट्रल क्लेम लिखो, फिर चैप्टर ग्राउंडेड एग्जाम्पल दो, फिर उसका इफेक्ट या सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करो। कंपैरिजन में दोनों साइड्स रखो। डिवाइस बेस्ड आंसर में नेम, टेक्सचुअल फीचर और मीनिंग लिखो। क्रिएटिव राइटिंग टास्क में प्लानिंग, लॉजिकल सीक्वेंस, सूटेबल लैंग्वेज और रिवीजन दिखाओ। यही एकेडमिकली रिस्पॉन्सिबल आंसर स्ट्रक्चर है। फाइनल चैलेंज सुनो। आज एक नाउन चुनो और उसका सिंक्वेन बनाओ। फिर उसी ऑब्जर्वेशन से एक शॉर्ट स्टोरी आइडिया निकालो। दोनों में कंपेयर करो कि एक्सपीरियंस पोएम में कैसे इंसाइट बनता है और स्टोरी में कैसे सीक्वेंस तथा कैरेक्टर। अपनी राइटिंग अलाउड पढ़ो और कम से कम एक वर्ड या लाइन एडिट करो। बस यही चैप्टर को करके सीखना है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है, क्रिएटिविटी कोई अचानक मिलने वाला मैजिक नहीं, बल्कि अलर्ट ऑब्जर्वेशन, ऑनेस्ट फीलिंग, थॉटफुल लैंग्वेज और रेगुलर रिवीजन का रिजल्ट है। अगर कोई डाउट अभी भी बचा है तो उसे छोटे सवालों में तोड़कर एडजी के साथ सॉल्व करो। नोटबुक में अपना पोएम या स्टोरी आउटलाइन जरूर बनाना। लिटरेरी राइटिंग को रटने के बजाय ऑब्जर्व करो, लिखो, पढ़ो और रीराइट करो। मैं गौरव और स्वाति की ओर से तुम्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अगली रिवीजन में फिर मिलेंगे। तब तक लिखते रहो और अपनी यूनिक वॉइस पर भरोसा रखो।